नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर। इस आर्थिक विकास की आपाधापी पे हम लोग लगातार ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हमारे सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। यदि इस आर्थिक विकास की दौड़ को इसी तरह जारी रखा जाएगा तो शायद हमारा जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए हमको आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना है और इसके साथ ही साथ अपने धरती को भी बचाना है। इन सभी पहलुओं को जोड़ता है ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। इसके अंतर्गत कम विकसित देश यानी विकासशील देशों में जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है उनके उपभोग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जैसे सोलर ऊर्जा, जैसे विंड एनर्जी, जैसे आपके पास समुद्री ऊर्जा, जैसे आपके पास भूतापी ऊर्जा। इस प्रकार की ऊर्जा का उपभोग बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक विकास की गति तेज बनी रहे। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अपने कार्बन लेवल को भी रिड्यूस करना है। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक प्रकार से समवेशी विकास की अवधारणा को फुलफिल कर रहा है तो वास्तव में बहुत अधिक नहीं होगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और इसके द्वितीय चरण की अभी हाल ही के दिनों में परमिशन मिली है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें ताकि हम उन टॉपिक को भी कवर कर सकें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान सबसे कम विकसित देशों, जिसको आप कहते हैं एलडीसी, ने भविष्य में पर्यावरण को लेकर होने वाले बदलावों के प्रति क्षमता को विकसित करने के संबंधी एलडीसी ग्रुप विजन जारी किया गया, जिसमें साल 2030 तक पर्यावरण क्षमता विकास से संबंधित समाधान, क्योंकि पर्यावरण एक क्रिटिकल मैटर हमारे सामने बनता जा रहा है और आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो इतनी अधिक महामारी या बीमारियां हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल कर रही हैं। तो इस प्रकार इस पर हमको विचार करना अनिवार्य हो जाता है और साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार हमको एक ऐसा विकास का रास्ता चुनना है जिसमें आर्थिक विकास की गति तो तेज हो लेकिन हम अपनी धरती को भी बचाते चले और भविष्य को भी संरक्षित रखते चले ताकि ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है ये मेंटेन रहे, बना रहे। इस विजन दस्तावेज को की तीन बातों में एक है एलडीसी, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ विकास के लिए ऊर्जा दक्षता पहल तो का फ्रेमवर्क तैयार करना, जो सबसे कम विकसित देशों के लिए साल 2030 तक आधुनिक ऊर्जा की पहुंच बनाने और साल 2050 तक 100% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से बिजली पैदा करने से जुड़ा है। क्योंकि अल्पविकसित देशों में आज भी एक समस्या है कि ये इनके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कम किया जा रहा है। जैसे भारत है, भारत में आज भी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कम किया जा रहा है और हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे पेट्रोल, आपके पास डीजल, कोयला, इस पर ज्यादा डिपेंड है, जो कार्बन को का ज्यादा उत्सर्जन कर रहा और जो पर्यावरण को डिग्रेड कर रहा। इसलिए इस विजन के अंतर्गत कोशिश किया जाए कि जो ये कम विकसित देश हैं इन्हें साल 2030 तक आधुनिक ऊर्जा तक
पहुंच बनाया जाए। और आधुनिक ऊर्जा कौन सी है? यही ऊर्जा है जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जो पवन ऊर्जा, आपके पास सोलर ऊर्जा, आपके पास भूतापी ऊर्जा, आपके पास सौर ऊर्जा, तो ये सारी ऊर्जाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जाना जा रहा है। इस फ्रेमवर्क का मकसद ऊर्जा कमी के अंतर को बौद्धिक संपदा और सहयोग के जरिए कम करना है। सरकार ने गुरुवार 2022 जनवरी को 7 राज्यों में लगभग 20 GW के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के ग्रिड इंटीग्रेशन और बिजली निकासी की सुविधा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण के लिए मंजूरी देती है। और इस योजना में 12,031 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रकार आपका जो लो डेवलपमेंट कंट्रीज है, इनके लिए, जैसे आपका भारत सरकार है, तो इसके लिए क्या हुआ, ये आपके दूसरे चरण की मंजूरी प्राप्त हो गई है, ताकि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तेजी से बन सके। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर परेषण लाइनों को जोड़ने के लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन और सब स्टेशन की लगभग 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर परिवर्तन क्षमता के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का दूसरा चरण 2021-22 से 2025-26 दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स वित्तीय वर्षों के दौरान चलेगा और इस टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा, ताकि भारत परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कम करके रिन्यूएबल एनर्जी और इस ग्रीन कॉरिडोर एनर्जी का प्रयोग करके आर्थिक विकास के राह में तेजी से बढ़े और साथ ही साथ हम अपनी धरती या पर्यावरण को भी बचाते रहें। इन 7 राज्यों को इस कॉरिडोर से लाभ होगा। इन योजना के अंतर्गत ये 7 राज्य कौन से हैं? जिसमें आपके गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 GW रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के ग्रिड इंटीग्रेशन और बिजली निकासी की सुविधा इस कॉरिडोर के अंतर्गत मिलेगी। पहले चरण का खर्च, अगर हम पहले चरण की बात करते हैं, श्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि पहले चरण का 80% काम लगभग पूरा हो चुका है और पहले चरण में खर्च करीब 10,142 करोड़ रुपए का आया है। तो इस प्रकार जब हमारा पहला चरण का टारगेट पूरा हो चुका, तो अब आवश्यकता है दूसरे चरण पे काम करने की, ताकि इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि ये जो आर्थिक विकास का रास्ता है इसे हम जल्द तय करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी कहते हैं रिएक्ट कर रही है और इसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को भी हमको बचाना है। तो बयान में कहा गया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना दूसरे चरण को कुल अनुमानित लागत 12,031 करोड़ रुपए के साथ स्थापित करने का ये लक्ष्य है और योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 33% यानी 3970.34 करोड़ रुपए होगी। तो इस प्रकार हम देश में रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को पूरा कर रहे हैं। अब भारत को आवश्यकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तब भी हम लोग जो अपने एक मिशन पे हैं और एक समवेशी विकास की अवधारणा उसको अचीव कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन शुल्क को ऑफसेट करने और बिजली की लागत को कम रखने के में इसे मदद करेगा और इस योजना में 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
इससे देश के दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलेगा और कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पारिस्थितिकी रूप से सतत विकास को बढ़ावा देना होगा। तो this is the reference site from the ORF. So much thank you. And ORF, this is the news analysis and report analysis of the ORF and G Business also. So much thank you.